नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को पुनः याद दिलवाना चाहते हैं कि अब आप लोग के पास समय बहुत कम बचा है। 15 तारीख को एग्ज़ाम है, यानी 15 नवंबर को पेपर 2 का एग्ज़ाम है। तो आप लोग के पास समय अब बचा है मात्र 15 दिन। ये 15 दिन में आपको रणनीति क्या बनाना होगा, तो आपको रिवीजन पे जोर देना होगा और जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट है उसको 2-4 बार करना होगा। तो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसी से संबंधित आज एक और सेट जो है लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखिएगा ताकि आपका तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, जेट हो या फिर बीपीएससी 4.0 हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4, यानी आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए खास है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ये जो प्रैक्टिस सेट है उसे बनाया गया है जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आपके सिलेबस का ध्यान रखकर, आपके स्तर को ध्यान रख करके बनाया गया है। हिंदी जंक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी जंक्शन पे जितने भी लोग स्टेट में जुड़ते हैं लगभग 100% का रिजल्ट हो जाता है, यानी हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले तीसरा प्रैक्टिस सेट हो चुका है 1 से 3 तक, और 4 प्रीवियस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 2023 का 24 का दोनों शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ है सभी का करवाया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, साथ ही जितने भी टॉपिक है सभी का क्लास लगभग हो चुका है। 2-4-5 क्लास बचा है, उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो आप लोग नहीं देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकते हैं। या फिर हिंदी जंक्शन लिखिए और सर्च कीजिए कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, वहां आपका आ जाएगा, जुड़ जाइए। अब देखिए हम लोग यहाँ जो है चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। यानी आपका जो एग्जाम है उसी तर्ज पे ये जो है बनाया गया है, बिल्कुल आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्टेट पेपर 2 का सभी टॉपिक हिंदी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट आपको प्राप्त हो, तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे आप 199 रुपया पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट का पीडीएफ भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा। आपका रिजल्ट लगभग 100% होने की गारंटी हो जाएगी। इन सारे चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हिंदी की यहीं से हो जाएगी। तो आप लोग जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रैक्टिस सेट चौथा है उसको हम लोग करते हैं। इसी तरह हम लोग आने वाले दिनों में और प्रैक्टिस सेट करेंगे, महामैराथन क्लास भी होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। साथ ही एक और बात है कि जल्द ही हम लोग डिजिटल क्लास पे आमने सामने भी बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी प्रैक्टिस सेट 4, यानी आज हम लोग जो बिहार स्टेट 2025 होने वाला है पेपर 2 यानी पीजीटी 11-12 का जो 15 नवंबर को एग्जाम है, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट चौथा देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग 2-4 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं और महामैराथन कर रहे हैं, जिससे तैयारी बेहतर हो जाए। तो ये देखिए, इसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 4 विकल्प रहता है, विकल्प आपके सामने है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आप लोग कंप्यूटर पे जो सीबीटी मोड एग्जाम हो रहा है
तो आप लोग कंप्यूटर पे अभ्यास कर दें, क्योंकि बहुत कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग प्रश्न बना देते हैं 100, लेकिन अंत में पता चलता है कि आप 30 ही बनाए हैं। तो अच्छा से सेव करके जो है नेक्स्ट करते जाइएगा, जिससे आपका एक एक प्रश्न जो है सेव हो सके। सिर्फ नेक्स्ट करने से कभी कभी नहीं देता है, तो सेव करते हुए नेक्स्ट करते जाना है, जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप जो है वो अचूक निशाना लगा सके, आपका रिजल्ट हो सके। तो उसका अभ्यास कर दीजिएगा, मॉक टेस्ट 1-2 बना दीजिएगा आप कंप्यूटर पे, जिससे कि आपका सही हो सके। अब पहला प्रश्न सामने है, इनमें से कौन मात्रिक छंद है। देखिए यहाँ इनमें से लिखा हुआ है, ये PDF बनाने में थोड़ा सा कट गया है, तो इसको आप लोग अनदेखा कीजिएगा। इनमें से कौन मात्रिक छंद है आपको बताना है, यानी मात्रिक छंद कौन है ये आपको देखना है। तो देखिए मात्रिक छंद में अगर बात करते हैं तो चौपाई, दोहा और गीतिका, ये तीनों का अगर देखते हैं तो तीनों जो है मात्रिक छंद है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्णिक छंद पूछेगा तो जिसमें कविता आता है, कवित आता है मुख्यतः, उसमें मारनी है, सारनी है, मंद क्रांति है, द्रुत विलंबित है, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से जो है ये प्रश्न लगभग एक पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, इस करुण करित हृदय में अब विकर रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना असीम गरजती। ये जो पंक्ति है अधूरा पंक्ति है, इसको पूरा हम कर दिए हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो अलंकार आया है, इस करुण करित क शब्द का जो है क वर्ण की जो है पुनरावृत्ति हुआ है, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अगर पंक्ति पूछेगा तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है और कामायनी से ली गई पंक्ति है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, पाप पे पुण्य में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पाप पुण्य के बीच जो है योजक चिन्ह है, तो आपको बताया गया है कि योजक चिन्ह जहां भी दिखाई दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये द्वंद्व समास है, तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उपमा उपमेय का बात करें, विशेषण विशेष का बात करें तो कर्मधारय हो जाएगा। आगे संख्यावाचक दिखाई दे द्विगु समास हो जाएगा, और कोई भी शब्द अगर तीसरे शब्द की ओर इंगित करे तो बहुविधेय हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। समास में इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, तो ये देख लीजिएगा, आपका लगभग समझ में आ जाएगा। अब है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी आपको बताना है कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए कोई और कुछ ये दोनों है अनिश्चयवाचक, जो और सो ये है संबंधवाचक, लेकिन यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ये ध्यान में रखना है, और सर्वनाम मुख्यतः जो है 11 होते हैं। कोई, कुछ, यह, जो, वह, सो, इस प्रकार से जो है मैं 11 है, तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प ग इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए वह बहुत अच्छा लड़का है, अब वह आया तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए आप एग्जाम में बैठिएगा तो कुछ कुछ प्रश्न आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि लगभग 20 से 30% प्रश्न बिल्कुल सरल होते हैं, ताकि आप कह सके कि जो है प्रश्न का जो है स्तर साधारण था। लेकिन आप अगर पेपर 1 में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसको अगर देखिएगा तो आपका स्तर का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि कठिन प्रश्न पूछा गया है, आपके स्तर का प्रश्न है, तो पेपर 2 में भी आपका स्तर का ध्यान रखा जाएगा। और हम जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उसमें आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ से प्रश्न दे दिए हैं। 1-2 प्रश्न वैसा देखने को मिलेगा जिसका कोई ओर छोड़ नहीं रहेगा। तो हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न वैसा पूछा जाता है, तो उसको आप अनदेखा करके चलिएगा। तो आपका स्तर का, सिलेबस का ध्यान में रखा गया है और प्रश्न को यहाँ बनाया गया है। अब देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के जो है मुख्यतः
5 भेद होते हैं, जिसमें गुण है, दीर्घ है, यन है, वृद्धि है, आयादी है। तो ये जो है विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? यानी भक्ति को एक रस के रूप में स्थापना जो किया है तो किसने किया है आपको बताना है। तो भक्ति को रस के रूप में जो स्थापना किया है वो रूप गोस्वामी किया है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। यानी भक्ति जो है 10वां रस में आ जाता है। अब देखिए भरत मुनि 8 रस मानते हैं, अभिनव गुप्त जो है रसों की संख्या 9 मानता है, लेकिन भक्ति को भी रस के रूप में माना है रूप गोस्वामी ने। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? यानी यहाँ जो पद दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो अलंकार आएगा वो चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न किया जा रहा है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ जो अलंकार होता है संदेह अलंकार हो जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं 2-3, इसमें प्रश्न आपको जहाँ तहाँ से मिलेंगे, कहीं व्याकरण आपको देखने को मिलेंगे, कहीं साहित्य, क्योंकि आपको ये देखना है कि कैसे भी प्रश्न पूछे तो आप उसको बना सकें। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा देखेंगे जिसको आप कुछ सिलेबस के अनुसार जो है सजाया हुआ रहेगा। तो दोनों तरह से हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतुरा होता है, तो 1-2 शब्द है, दोनों को 2 अर्थ है, शब्द एक ही है, 2 बार प्रयोग हुआ, 2 अर्थ है, तो ये जो है यमक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, दोहा के सम और विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए दोहा के सम और विषम चरणों में अगर मात्रा देखा जाए तो दोनों मिलाकर के 24 मात्रा होता है, यानी इसमें जो है 13 और 11 करके आता है, तो ये विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा छंद का अंग नहीं है? यानी छंद का अंग कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए छंद के अंग का बात अगर किया जाए तो चरण भी एक अंग है, यति भी है, गण भी है, तो ये तीनों अंग है। और छंद के मुख्यतः 7 अंग होते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है विकल्प घ जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों छंद के अंग है और यहाँ नहीं पूछा है। तो देखिए नहीं वाले जो प्रश्न होता है वो आपको थोड़ा सा फंसा देता है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में है को सोच लेते हैं, तो इससे आपको बचना है। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे कि एग्जाम में जब भी जाइए तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, क्योंकि 1-2 नंबर आपको सिर्फ प्रश्नों को समझने में आपका जो है कट जाता है, अगर नहीं समझ पाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो उससे बचाना है ताकि आप PC 4.0 में बैठ सके, आपका रिजल्ट हो सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सामने है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? यानी निर्वेद जो है वो किस रस का स्थायी भाव है आपको बताना है। तो देखिए निर्वेद जो है एक कामायनी का निर्वेद सर्ग भी है, बारहमा सर्ग है, जिससे आपके सिलेबस में कविता लगा हुआ है तुम मुझको है, तो उसको पढ़ना है। अनिर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो जितने भी रस हैं उसके स्थायी भाव को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रसों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? तो 9 मानी है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और 9वां रस जो है शांत को माना गया है, यानी 9वां रस जो है शांत रस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, कमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए कमर का अगर पर्यायवाची शब्द देखिएगा
तो जरज, मनसिज, पंकज, ये तीनों है, लेकिन कारिंदी जो है पंकज यानी कमर का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प घ जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो कारिंदी जो है कमर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, चंद्रमा का अगर पर्यायवाची शब्द देखा जाए तो सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, ये तीनों है, लेकिन शरीर जो है चंद्रमा का नहीं, ये पानी का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। शरीर जो है पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का ना होकर के जल का पर्यायवाची है और इसमें नहीं पूछा है। तो इस तरीका से प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम को जब देने जाइएगा तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न का निर्माण किया जाता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब करे ताकि आपका नंबर कट सके। तो इसको अच्छे से देखते हुए, प्रश्नों को समझते हुए बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी लगभग 1 घंटा तक चलने वाला है, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही डिजिटल बोर्ड पे जब क्लास करेंगे तो थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ चीज़ों को, और धीरे धीरे जो है क्लास और जो है अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, है अथ का विलोम है। तो अथ जो शब्द है उसका विलोम क्या है, आप ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो अथ का जो विलोम है वो इति हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से स्थूल किसका विलोम शब्द है? तो स्थूल हो जाएगा, तो उसका किसका है? तो सूक्ष्म का होता है स्थूल, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे। अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे अपना कुछ राशि मदद करके कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 लाख रुपया लग रहा है डिजिटल बोर्ड में। तो आप अगर सहयोग करते हैं तो और जल्दी आ जाएगा। बहुत से लोगों ने सहयोग किया है, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया आया है। तो 1.5 लाख में 6 से 7 हज़ार रुपया कोई मायने नहीं रखता है। तो आप अगर कुछ और मदद करते हैं तो और हेल्प हो जाएगा। बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे क्लास करेंगे। अब देखिए, यहाँ है अनुवाद में उपसर्ग है। तो अनुवाद में उपसर्ग जो है वो कौन सा उपसर्ग होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो अनुवाद में जो उपसर्ग होगा वो अनु उपसर्ग है, अनुजोड़वाद अनुवाद। विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में, तो स्वागत का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो सुजोड़ आगत यानी स्वागत। तो इसमें सु उपसर्ग आया है, यानी इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। आगे है प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? देखिए, प्रत्यय के मुख्यतः जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो ये विकल्प जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो विकल्प ए आपका सही होना चाहिए, यानी विकल्प क सही होगा। 2 भेद होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रम जोड़ अनीय, यानी रम जो मूल शब्द है उसमें अनीय प्रत्यय आता है, तो रमणीय हो जाएगा। रमा जोड़ अनीय, रमणीय। तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, अनीय प्रत्यय है। तो ऐसे जो होते हैं प्रत्यय आपको देखना होता है। तो जब तक आप इसको कुछ अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको अभ्यास करना होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी अशुद्ध वाक्य कौन है उसका चयन करना है। तो देखिए, आपके समक्ष प्रश्न दिया गया है, अशुद्ध वाक्य देखना है। तो स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान करो, बिल्कुल सही है। यह संतरा बहुत खट्टी नहीं खट्टा हो जाएगा, तो यहाँ रिंग दोष है, तो ये अशुद्ध है। विकल्प ख सही हो जाएगा। यह संतरा बहुत खट्टा है होना चाहिए, लेकिन खट्टी है हो गया, तो ये अशुद्ध हो गया। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति कार्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, यानी स्वर्णकार किसने कहा है? तो ये जो कहने वाले हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। और भक्तिकार को जो रामचंद्र शुक्ल हैं पूर्व मध्यकार भी कहते हैं, तो विकल्प इसका क सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रसायन से हुआ है, किसने माना है? तो ये जो मानने वाले हैं ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी विकल्प ख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप जितने भी टॉपिक हैं रिवीजन करते रहिए, ये 15 दिन है आपका रिवीजन का है, और प्रैक्टिस सेट को बनाते रहिए। एक प्रैक्टिस सेट सुबह, एक प्रैक्टिस सेट शाम जो है बनाइए, और वही प्रैक्टिस सेट को बनाना है। प्रीवियस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार बनाइए, क्योंकि वहाँ से आपको लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। तो उसको बनाते रहना है ताकि आपका 10 से 15 नंबर प्रश्न हो सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। निम्न में अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? यानी अष्टछाप के कवि कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए अष्टछाप में जो 8 कवि हैं, जिसमें चित्तस्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, ये तीनों हैं, लेकिन नाभादास नहीं है। ये जो है विकल्प घ सही हो जाएगा। ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी जो अष्टछाप है वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? यानी केशव दास द्वारा रचित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए केशव दास का ग्रंथ कौन सा नहीं है, अगर आप इस पे चर्चा करते हैं तो छंदमार, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, यानी ये दोनों, और ये है भाषा भूषण जो है इनका नहीं है, ये भूषण का है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। नहीं पूछा है, ये नहीं है। आगे पूछा गया है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी जो रंगमंच है उसका जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं हिंदी रंगमंच के जनक हैं, तो विकल्प ग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, आप इसका जवाब दीजिए। साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत जो रचना है वो किनकी है आपको बताना है। तो साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। और मैथिली शरण गुप्त की एक और प्रसिद्ध रचना है भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, इनमें से कौन छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल जी का है, यानी विकल्प ग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न सामने है, किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? तो राहों का जो अन्वेषी कहा है वो किसकी भूमिका में कहा है आपको बताना है। तो राहों का अन्वेषी जो कहा है वो किस में कहा है? तो ये जो है तार सप्तक की भूमिका में कहा गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद की यम नचिकेता पर आधारित जो कहानी है उस रचना कौन सा है आपको देखना है। तो ये जो रचना है आत्मजयी है कुंवर नारायण का, तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा पात्र भारतेंदु युग का नहीं है? पात्र नहीं हो जाएगा, पत्र हो जाएगा, सॉरी। कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है आपको देखना है। तो देखिए अगर एक एक पत्रिका को अगर आप देखें हैं तो हिंदी प्रदीप, सार शुद्ध निधि और आनंद कदम्बनी, ये तीनों पत्रिका जो है भारतेंदु युग का है, लेकिन चांद पत्रिका भारतेंदु युग का नहीं है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प क इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, कौन सा कहानी प्रेमचंद का नहीं है? यानी यहाँ जो कहानी दिया गया है उसमें कौन सा कहानी प्रेमचंद का नहीं है? तो देखिए ठाकुर का कुआं, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ये तीनों जो कहानी है प्रेमचंद का है, लेकिन उसने कहा था जो है प्रेमचंद का कहानी नहीं है, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि प्रेमचंद ने लगभग
300 कहानियाँ लिखे हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। पंचराइट कहानी में कौन बड़ा काबिल लड़का है? तो पंचराइट कहानी को अगर देखिएगा तो चर्चा हुआ है कि गोधन जो है यानी उसका नायक जो है वो बहुत बड़ा काबिल लड़का है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पंचराइट फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए है, चीफ की दावत कहानी में किस राज्य की संस्कृति का वर्णन है? तो चीफ की दावत कहानी अगर पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो पंजाबी संस्कृति का वर्णन है। विकल्प क सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण कैसी दिखती थी? तो कानों में कंगना जो कहानी है उसकी नायिका जो है किरण पहले जो है बहुत पतली दिखती थी। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। देखिए जितने भी कहानी है, निबंध है, उसको आपको 1-2 बार देख लेना चाहिए, क्योंकि बीच से अगर पंक्ति से संबंधित कोई कथन या कुछ चीज़ें उठा के पूछ देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हम आपको उपलब्ध करवा दिए हैं नोट्स, तो उसको पढ़िए, साथ ही साथ वीडियो भी देखिए ताकि आपको समय से जो है रिवीजन हो सके। तो आपको जो है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय 15 दिन है। 15 दिन में आप 1-2 बार कहानी निबंध को भी देख लीजिए, कविता को पढ़ लीजिए। बहुत छोटा छोटा सिलेबस है ये सब का, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो ये जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, कहानी का प्लॉट कहानी मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? यानी कहानी का प्लॉट कहानी में, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो मुंशी जी की जो पुत्री थी वो भगजोगनी रहती है। विकल्प ग जो है सही है जाएगा, जिसका जो है एक अधेड़ से शादी कर दिया जाता है, बाद में मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है उसका अपने जो है सौतेले बेटे के साथ जो है जीना स्वीकारती है। तो ये बहुत ही जो है देखा है, यानी दहेज प्रथा पे भी लिखा हुआ ये कहानी है, और शिवभूषण सहाय का एक बेहचोर रचना है ये। तो ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए। विकल्प ग इसका सही आंसर है। भगजोगनी इसमें एक पात्र के रूप में आई है, नायिका के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है? तो आचरण की सभ्यता की जो भाषा है सदा मौन रहती है। विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। गेहूं और गुलाम दीवान के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? तो इस निबंध के अनुसार पृथ्वी पर भूख और प्यास लेकर के मानव जो है आता है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संस्कृति को लेकर सर्वाधिक निबंध किसने लिखी है? तो भारतीय संस्कृति को लेकर के सबसे ज़्यादा निबंध लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध में अशोक के फूल हैं, श्रेष्ठ के फूल हैं, आम फिर बोल आ गया। तो ये सारे जो हैं इन्हीं का निबंध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न यहाँ है, रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है? तो धर्म की जो प्रथम सीढ़ी माना है रामचंद्र शुक्ल ने, वो किसे माना है? तो श्रद्धा को माना है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निराला की साहित्य साधना जीवनी के रचनाकार कौन है? तो निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है वो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई जीवनी है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सामने है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? यानी विद्यापति की जो पदावली है वो किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है। तो ये जो पदावली है वो लिखी गई है मैथिली भाषा में, और विद्यापति को जो है मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, कबीरदास को किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है?
तो देखिए कबीरदास को जो वाणी का डिक्टेटर कहा है वो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कबीरदास की भाषा को सधोकरी जो कहते हैं वो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और श्याम सुंदर दास जो है कबीर की भाषा को पंचमेर खिचड़ी कहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, केदारनाथ अग्रवाल कैसे कवि हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो कविताएं हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आप लोग इनकी कविता को पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो देखिए पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो सूरदास को कहा जाता है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। सूरदास की जो प्रसिद्ध रचना है भ्रमर गीत है, जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, जिसके 5 पद पढ़ने हैं। और सूरदास की जो भाषा है ब्रज भाषा है, ये कृष्ण भक्त कवि हैं, तो ये इतना आपको ध्यान में रखना होगा। और सूरदास के जो गुरु हैं तो कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं, यानी जो आपके यहाँ सामने क विकल्प में है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम काव्य संग्रह है वो रंग में भंग है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग 50 प्रश्न देख चुके हैं, 50 प्रश्न और हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका तैयारी जो है बेजोड़ करके दे, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल सके, आप हंसते हंसते प्रश्नों को सोल्व कर सकें। और जल्द ही हम लोग डिजिटल क्लास पे भी क्लास करेंगे। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे स्वेच्छानुसार आप चाहते हैं तो कुछ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि जल्द ही जो है डिजिटल बोर्ड हम लोग दे सकें और आप उस पर क्लास कर सकें। 1.5 लाख रहेगा तो आपका सहयोग जो है अपेक्षित है। आपका एक एक सहयोग जो है काम करेगा। आगे हम लोग जब क्लास करेंगे तो देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शासन की बंदूक कविता में किस पर प्रहार किया गया है। तो शासन की बंदूक जो कविता है उस पे निरंकुश शासन पे प्रहार किया गया है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। निरंकुश शासन पे जो है प्रहार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कविता कामायनी के किस सड़क से लिया गया है। अब इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा क्योंकि ऊपर में हम लोग चर्चा इसका किए थे। तो ये जो तुमुल कोलाहल कविता है कामायनी के किस सड़क से लिया गया है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। और सभी का स्वागत है हिंदी जंक्शन चैनल पे। आप लोग इतना समय दे करके जुड़ते हैं और अपनी तैयारी को जो मेरे भरोसे छोड़े हैं उस पर हम कोशिश करेंगे कि खरा उतरे। आपका 100% जो है भरोसा जो है टूटने नहीं दे और आपका रिजल्ट हो और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हम पूरा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चीज़ों को इकट्ठा करके आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। महामैराथन क्लास भी होगा और हम लोग जो है उसको देखेंगे। तो ये जो है निर्वेद सड़क से दिया गया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की बेजोड़ रचना है। छायावाद का उपनिषद भी कामायनी को कहा जाता है, तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, जीवन का झरना कविता के रचनाकार कौन है। तो जीवन का झरना जो कविता है वो आरसी प्रसाद सिंह का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता में किसकी वर्णन की गई है। तो वह तोड़ती पत्थर कविता अगर आप देखें हैं तो इसमें एक मजदूरिन युवती जो है उसके वर्णन किया गया है, यानी उसकी जो संघर्ष है उसका वर्णन किया गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रश्न सामने है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए जो है अज्ञेय को दिया गया है पुरस्कार, तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अज्ञेय। आगे है, हिमालय कविता के रचनाकार कौन है। तो हिमालय जो कविता है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी को, यानी 1908 ईस्वी को जो है बेगूसराय के सिमरिया गांव में होता है।
और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसमें रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, उर्वशी है। तो ये प्रसिद्ध रचना है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और उर्वशी के लिए इन्हें जो है पुरस्कार भी मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विशेष निर्देश है वो अनुच्छेद 351 में है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। राजभाषा से संबंधित जो 343 से 351 तक है, तो अंतिम 351 में जो है इसका विशेष निर्देश है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, मेघगीत कविता में किसका आवाहन किया गया है? तो मेघगीत में जो कविता अगर पढ़िएगा तो मेघ का जो है आवाहन किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए, मेघगीत जो कविता है वो जानकी वल्लभ शास्त्री जी की कविता है, तो विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? यानी चंद्रगुप्त नाटक के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म कब होता है? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी को बनारस में होता है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में दंतुर कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक अगर देखे हैं, पढ़े हैं, तो दंतुर जो है एक नगर पुरुष रहता है, विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कन्यादान में समास है, तो कन्यादान में कौन सा समास है आपको बताना है। तो कन्यादान अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो है कन्या का दान यानी तत्पुरुष समास है, संबंध कारक है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तो तद्धित प्रत्यय से जो बना शब्द है वो कृपारु हो जाएगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। बाकी जो है कृदंत प्रत्यय है। आगे है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि जो रसों की संख्या मानी है वो 8 मानी है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको अगर वर्तमान में पूछ देगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो मुख्यतः 9 रस ही माने गए हैं। तो अगर रसों की संख्या पूछ देगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछेगा तो ये ध्यान में रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार 8, अभिनव गुप्त के अनुसार 9, रूप गोस्वामी के अनुसार 10। तो ये ध्यान में रखिएगा, तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। 9वां रस जो है शांत रस है। आगे है, काव्यदर्श के रचनाकार कौन है? तो काव्यदर्श जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? तो ये दंडी की पुस्तक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने है, चंचल शब्द में चन जो वर्ण है उसमें कौन सी मात्रा है? तो चन जो वर्ण है उसमें जो मात्रा है वो कैसी मात्रा है? तो गुरु मात्रा है, यानी 2 की मात्रा है। अगर चंद्र बिंदु रहता तो रघु हो जाता, 1 की मात्रा रहता। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। आगे है, जायसी ने कुंवार शब्द का प्रयोग किस हिंदी माह के लिए किया है? तो ये जो कुंवार शब्द का प्रयोग किया है जायसी ने अपने नागमती वियोग खंड में, ये आश्विन माह के लिए किया है। आप लोग आश्विन के गाना सुने होंगे, चढ़ते कुंवार मैया निमिया के डाल पर, यानी आश्विन माह चढ़ते हैं, निमिया के डाल पे झोला लगाती है। तो ये विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, आश्विन माह के लिए। आगे है, रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा जाता है? तो जैसे कि देखिए, रामचरितमानस अगर देखे हैं, पढ़े हैं, तो इसमें जो हृदय कांड है वो अयोध्या कांड को कहा गया है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इसमें 7 कांड है, ध्यान में रखिएगा। ये अवधी भाषा में लिखा गया जो है महाग्रंथ है, महाकाव्य है, और इसके रचनाकार जो हैं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जो है राम भक्त कवि हैं, राम का इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, यानी विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जो है एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं, गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? तो गोदान उपन्यास में जो स्त्री पात्र यानी डॉक्टर मालती है, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। मैरा आचर में ममता ने कमरा के पुत्र को क्या नाम दिया? तो मैरा आचर अगर देखे हैं, उसके प्रश्नों को देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि कुमार निरोत्पल जो है नाम देता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं?
तो देखिए मनोविश्लेषणवादी कथाकार में जैनेन्द्र कुमार, ईराचंद जोशी और अज्ञेय। अगर तीनों पे ध्यान दिए होंगे तो सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो अगर उपयुक्त में से सभी वाले विकल्प रहता है, अगर उस प्रश्न को आप नहीं जान रहे हैं तो वो विकल्प को लगा दीजिएगा, तो आपका लगभग 80% सही होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको विकल्प से बनाना होता है, तो ये ध्यान दे करके बनाइएगा। अब देखिए यहाँ 72वां प्रश्न है। जल्द ही हम लोग अंतिम की ओर पहुँचेंगे। 30 प्रश्न 28 प्रश्न और है, तो अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? तो देखिए अगर नाटक देखें तो आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, तीनों जो है इसी के चरित्र पे लिखा गया है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल तथा शीर्ष के फूल के रचनाकार कौन है? तो ये जो दोनों निबंध है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इनका ही निबंध है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान समस्या है? तो प्रेमचंद के जो उपन्यास है गोदान, उसमें किसान समस्या है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन है 1936 में होता है, और इसे जो है कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है, जिसके प्रमुख पात्र हैं होली है, धनिया है, झुनिया है, मुनिया है, चूहिया है, गोबर है, राय साहब है, मिस्टर मेहता है, मारुति है, खन्ना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी समालोचक हैं? तो मार्क्सवादी समालोचक का जहां भी नाम आएगा तो आपको देखिए रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, ये तीनों का नाम आएगा, तो विकल्प घ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संचारी भाव नहीं है? तो देखिए मोह, शंका, चिंता, ये तीनों जो है संचारी भाव हैं, लेकिन रति जो है एक अस्थायी भाव है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या 33 है, ये भी पता होनी चाहिए। और संचारी भाव को जो है व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जगन में रघु और गुरु का क्रम क्या है? तो अगर जगन, मगन, तगन, अगर ये जो 8 जो गण है उसको अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, इसमें जो क्रम है एक रघु, एक गुरु, एक रघु होगा, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। रघु को इस प्रकार, गुरु को इस प्रकार इंडिकेट किया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। आगे देखिए, कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कार्य और कारण में संगति नहीं होने पर वहाँ जो अलंकार होता है वो असंगति होता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है आपके सामने, आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो आरंभन की जो चेष्टाएं हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उद्दीपन कहा जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सामने है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो संयोग का जो अर्थ है भोज्य भोजक संबंध, वो मानने वाले कौन हैं? तो ये मानने वाले भट्टनायक जी हैं, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, ट वर्ग तथा संयुक्त वर्णों का प्रयोग अधिकतर किस गुण के अंतर्गत किया जाता है? तो ट वर्ग की जहाँ भी प्रधानता होगा तो ओज गुण हो जाएगा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछा गया है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अगर कवि नहीं है तो देखिए इसमें एक एक विकल्पों पर अगर गौर कीजिएगा तो कृष्ण, गोविंद स्वामी, कुम्भन दास, ये तीनों तो हैं, लेकिन चरण दास नहीं है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी बैठे ठारे का धंधा किसे कहा है? तो बैठे ठारे का दो धंधा कहा है, वो प्रयोगवाद को कहा है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। प्रयोगवाद को बैठे ठारे का धंधा कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है,
तो किस पुस्तक के लिए मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है 1972 में। विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो 8 मानी है, विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। तो ऐसे भी विकल्प बनाए जाते हैं जो आपको विकल्प में इनमें से कोई नहीं दे देगा तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा कि इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, तो ये 9 या 10 मार के चले आइएगा। तो ऐसे प्रश्न भी रहते हैं, तो अच्छे से प्रश्नों को समझ लीजिएगा ताकि जो है आपका एक एक नंबर जो है झोरे में आ सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, कठिन काव्य का प्रेत यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो किस कवि के लिए है? तो ये जो शब्द है ये केशव दास के लिए है, विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है, साकेत के रचनाकार कौन है? देखिए ये 2 बार प्रश्न आया है, तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में जाइएगा तो पिछला भी एग्जाम जो पेपर 1 का हुआ था तो इसमें भी बहुत सारे एक 2 प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया था। तो ऐसा हम इसलिए दिए हैं कि आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपका स्कोरिंग पॉइंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा और अच्छे से बनाइएगा। प्रश्न आपके सामने है, करप्रता किसके निबंधों का संग्रह है? तो करप्रता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संग्रह है, यानी इसका जो सही आंसर है वो विकल्प ख हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, कुछ प्रश्न ही और हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार है उसके जो है 5 भेद होते हैं। अलंकार पढ़े नहीं है तो टॉपिक को देख सकते हैं, आगे पढ़ाया भी जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आपके सामने है, वह तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? तो वह तोड़ती पत्थर जो कविता है एक यथार्थवादी कविता है, विकल्प ग सही हो जाएगा, और ये कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकार के कवि नहीं हैं? तो देखिए नाभादास, प्राणचंद चौहान, रस खान, ये तीनों तो भक्तिकार के हैं लेकिन अमीर खुसरो नहीं है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, ये आदिकार के कवि हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। 1826 ईस्वी को कोलकाता से पंडित युगल किशोर ने निकाला था, ये भी ध्यान में रखिएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामने है, मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अपूर्ण था, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा, जिसको उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? कसौटी है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू का चिट्ठा जो निबंध है वो किनका है? तो ये जो है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये ऐसा भी प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस अलंकारवादी आचार्य कहा गया जाता है? यानी निम्न में से किसे अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? देखिए केशव दास जो हैं उन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा केशव दास को। आगे बढ़ते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो कहाँ से निकलती थी? तो इलाहाबाद से ये पत्रिका निकलती थी, विकल्प ग सही हो जाएगा। पत्रिका वाले टॉपिक में आप विस्तार से इसको देख सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो माधवाचार्य हैं,
यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपका 100 प्रश्नों में कितना सही हुआ है कमेंट कर दीजिए। साथ ही आप जो है आपका पर्व त्यौहार का समय खत्म हुआ, अब आपका जो 15 दिन बचा हुआ है और 15 दिन बन रहा है, तो 15 दिन में आप जो है आपको जो है बेहतर स्टडी करना होगा, स्मार्ट स्टडी, और आपका पूरा ध्यान जो है एग्ज़ाम पे फोकस होनी चाहिए। क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आप जो है समाज में प्रतिष्ठित होइएगा, आगे बीपीएससी 4.0 के लिए योग हो जाइएगा, जिससे आप जो है टीचर बनने का सपना को साकार कर पाइएगा। तो आप लोग को जो है सपना में अब नहीं खोना है, हकीकत में मेहनत करना है। क्योंकि जब तक आप मेहनत कीजिएगा नहीं तब तक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। पढ़ना तो आप ही को होगा, हम सिर्फ बता सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं, मटेरियल उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को होगा, एग्ज़ाम आप ही को फेस करना है। तो इसलिए मेहनत तो आप ही को करना होगा। लेकिन हम जितना मेहनत करते हैं, अगर आप भी उतना मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। हिंदी जंक्शन से लगभग 4000 प्लस अभ्यर्थियों ने एक शिक्षक के रूप में बिहार में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप भी आने वाले दिनों में योगदान दीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता है हमारी सफलता है। तो आप सब जो है पुनः जोश और जुनून के साथ लग जाइए तैयारी में, और हम जो है प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे जल्द और मैराथन भी करवाएंगे। जो क्लास बचा हुआ है 5-7 उसको भी करवा देंगे, व्याकरण का जो रस अलंकार है उसे करवा देंगे, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दूसरी बात है, अगर आप डिजिटल बोर्ड के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप अपने स्वेच्छानुसार कुछ मदद कर सकते हैं, ताकि डिजिटल बोर्ड आ सके। क्योंकि पिछले बार जो दिया गया था आपको सहयोग करने के लिए, उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ कर जो है दिया था सहयोग, और 6000 प्राप्त हुआ है। अगर 2-4-5 हज़ार भी और आ जाता तो यहाँ से जो है डिजिटल बोर्ड जल्द ही EMI करवा देते, और उसका धीरे धीरे जो है भरा जाता है EMI। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही डिजिटल बोर्ड हो, लेकिन आपका सहयोग अपेक्षित है। और आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर योगदान देते हैं तो हो जाएगा, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो टाइपिंग का जो कॉस्ट है, यानी इसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से नोट्स प्रैक्टिस सेट दे देंगे, जिसको आपको पढ़िएगा, आपका रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।